हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th की साइंस, हमारा फर्स्ट चैप्टर के साथ जो कि केमिस्ट्री का है। उससे पहले कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे इस चैप्टर को समझने के लिए। दो टाइप के चेंजेस हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर। वो दो चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंज होंगे जिसके अंदर कोई भी मैटर जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि कोई भी पेपर है हमारे पास, अगर हमने उसको फोल्ड कर दिया है, उसको मरोड़ दिया है, किसी भी शेप के अंदर हमने उसको कट कर दिया है या उसके छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसको कट डाउन कर दिया है, तो हम देखेंगे कि वो एक टाइप का फिजिकल चेंज है। और ये फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्सेबल होते हैं, यानी कि कोई भी पेज जो है उसको हमने फोल्ड किया था, अगर मैं उसको दोबारा से खींच के उसकी रियल शेप के अंदर लेके आना चाहूँ तो हम उसको दोबारा से उसी शेप के अंदर लेके आ सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट वहाँ पे मिलने नहीं वाला है। जैसे कि और अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आइस है, हमने फ्रीजर में रखी है आइस और बाहर निकाल के हमने उसे रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद वो आइस जो वो मेल्ट होके वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो बर्फ पूरी तरह से पिघल के अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है, अपनी अवस्था को चेंज कर लेती है और वो लिक्विड यानी द्रव्य अवस्था के अंदर आ जाती है। तो कोई नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं हुई है, सिर्फ क्या हुआ है वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ब्रेक हुआ है और उसकी वजह से क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो वहाँ वीक हो चुका है और वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और कुछ चेंजेस जो है वो अक्सर होते हैं जब हम उसको हीट करते हैं या फिर कूलिंग करते हैं। हर एक चेंजेस ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कटिंग ऑफ पेपर का, कि हमारे पास पेपर है उसको फोल्ड कर दिया गया, तो वो जो है उसको कोई भी हीट या कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमने आइस का एग्जांपल लिया था, आइस पिघल कर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर यानी वाटर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पे हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट हुई। वही अगर हम वाटर से आइस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें क्या है, कूलिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। वही यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूल की उनके बीच के जो बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल के बीच का, वहाँ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। वही बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसमें हमें एक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस मिलने वाला है। कंडीशन ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट होने चाहिए, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ये यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। जरूरी नहीं है कि हर एक केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल हो। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी, ऐसे चेंजेस भी होते हैं, ऐसे केमिकल चेंजेस भी होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं। वो हम चैप्टर के अंदर जब रीड आउट करने वाले हैं तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट एक न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता है और हमेशा ये क्या करता है, या तो इसके अंदर हमेशा हीट को अब्सॉर्ब किया जाता है या फिर हीट रिलीज की जाती है। विदाउट हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे किसी प्रकार का चेंज जो है वो हमें दिखाई नहीं दे सकता है। साथ ही साथ इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है उसके केमिकल बॉन्ड पे होने वाला है। यहाँ पे आयन की चेंज, आयंस की पोजीशन जो वो चेंज होने वाली है, रीअरेंजमेंट होने वाली है, डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। यहाँ आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जो वो पूछ सकते हैं। वही केमिकल चेंज के मैं कुछ आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड हो गया, उसके बाद रेस्पिरेशन है, श्वसन प्रक्रिया जो है वो भी एक केमिकल चेंज है, रस्टिंग भी एक केमिकल चेंज है। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि केमिकल चेंजेस क्या होंगे जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। अब हम पढ़ते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होगी। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करेंगे और कोई ना कोई कंडीशन होगी उसके अंदर, और उसके बाद जो है हमें एक नया सब्सटेंस मिलने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी जो हमने स्टार्टिंग में हमारे पास कंपाउंड लिया था। तो मैं डेफिनेशन यहाँ रीड आउट करती हूँ कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन आर The chemical reaction are those reactions in which new substances are formed with the new property which involve chemical changes। तो ऐसी अभिक्रिया होगी जिसके अंदर हमें एक नया उत्पादक मिलने वाला है जिसके पास नई प्रॉपर्टीज होंगी, उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। यानी कि
उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि हम उसे एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकिंग होती है ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स की जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस सब्सटेंस के अंदर, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर लिया है, और उसके बाद क्या होती है, न्यू केमिकल बॉन्डिंग वहाँ पे फॉर्म होती है। अब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जब होगी तो एटम जो है एक एलिमेंट का, वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, उनकी अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल लिया है कि वाटर का हमें फॉर्मूला तो पता ही है, H2 होता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ी, यानी कि बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट वहाँ पे अक्कर हो गई और कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं व्हाट आर रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो टेक पार्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ऐसे यौगिक होंगे, ऐसे तत्व होंगे जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनकर आया है, जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज होंगी, जिसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया है, इसमें H2 और O2 दो रिएक्टेंट्स होंगे और वाटर H2O जो है वो हमारा प्रोडक्ट होगा। उसके बाद कोई भी अगर हमारे पास रिएक्टेंट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट साइड लिखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। हमारी एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये कहते हैं कि अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन एक थीन सा बिल्कुल पतला सा एक रिबन है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है, जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे, मैं आपको ये रिएक्शन अभी लिख के दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन जो है वो होने वाली है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हमने उसको ओपनली एयर के अंदर रख दिया, तो वहां पर ये मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद फर्दर जैसे हमें इसको हीट करना होगा, तो हम जो है इस मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लिया जाता है, ताकि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे फॉर्म हुई है वो रिमूव की जा सके। उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फर्दर जैसे ही हम इसको वाटर के साथ जैसे हम इसको बर्न करते हैं, तो हमें जो है वाइट एकदम स्पार्कलिंग कलर, जैसे कि हमारी फुलझड़ियाँ होती है वो जलती हुई दिखाई देती है वाइट फ्लेम के साथ, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, वैसे ही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपको बर्न होता दिखाई देगा। उसके बाद इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, वाटर के साथ अगर मिक्स कर दिया, आप देखोगे कि अगर मैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिख दी गई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर इसको हीट कर दिया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर वहां पे फॉर्म हो जाता है। ये व्हाइट कलर का पाउडर क्या है, ये एस है, यानी कि जो जलाने के बाद जो राख बच चुकी है वो ये राख होगी। आगे वाले चैप्टर्स के अंदर हम रीड करने वाले कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर होता है तो वो बेसिक नेचर का होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसा है, बेसिक नेचर का, यानी कि वो अक्षारीय होता है। उसके बाद आते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर जो लेयर थी वो प्रोटेक्टिव लेयर होगी और उसको वो फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है। ये यहाँ पे लिखा गया है कि मैग्नीशियम रिबन विच इज यूजुअली हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। ये स्लो एक्शन ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन उससे धीरे धीरे रिएक्ट करती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके अंदर फॉर्म कर देती है। इसके बाद की फर्दर एक रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा देती हूँ, यानी कि हमारे पास जो व्हाइट कलर का पाउडर बचा था उसको अगर मैं पानी में डाल देती हूँ, तो हमारे पास बन के आता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH2। दोबारा से लिखती हूँ मैं इसको, तो हमारे पास रिएक्शन बन के आती है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम चलते, ये वाली जो रिएक्शन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो इसको याद करना है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाया गया है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं
कि कोई भी अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो हम वहाँ पे क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जैसे कि कुछ डेली लाइफ के अंदर मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो है वो आपके लिए लिखी है। सबसे पहला होगा शोरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो दूध है वो खट्टा हो जाता है। वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि दूध जो है उसका जो पीएच लेवल यानी एसिडिटी लेवल है वो 6.4 के अराउंड होता है, लेकिन जैसे ही उसको कर्ड के अंदर हमें चेंज करना होता है तो उसका एसिडिक लेवल जो वो इंक्रीज हो जाता है। एक बिल्कुल नया सब्सटेंस हमारे पास मिल्क तैयार होकर आ जाता है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूज, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। यहाँ से एक चीज आप ध्यान रखोगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एक केमिकल चेंज है, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो वैक्स है वो सिर्फ पिघलता है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड स्टेट के लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाता है, वहाँ कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। इसलिए दो चीजें हैं, बर्निंग ऑफ वैक्स एक केमिकल चेंज है और मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ये जो है फिजिकल चेंज है। फिर आता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास अक्कर हो रही है, वहां से हमने ऑब्जर्वेशन की क्या क्या चीजें वहां चेंज हो सकती है। तो 5 चीजें वहां पे हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां से नोट डाउन हुई। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लिया अभी आपको कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको रिएक्शंस अपने आप याद हो जाएगी। सबसे पहले मेरे पास कोई भी एक मेटल है, मेटल का मतलब कोई भी धातु है, उसको मैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ। किसी भी मेटल को हम एसिड के अंदर डाल देते हैं तो क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि कोई ना कोई एक सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी कोई एक कंपाउंड बनता है। प्लस में आप देखोगे कि वहाँ बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। तो ये बबल्स जो हाइड्रोजन गैस के, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कोई भी मेटल को अगर एसिड के अंदर डिप किया जाता है तो वहाँ पे सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और जो गैस है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये एक रिएक्शन है जहाँ से ये पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, गैस की फॉर्मेशन भी होती है। उसके बाद हम रिएक्शन अब लिखना शुरू करते हैं। कोई भी मेटल हमने यहाँ उठा लिया है, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है कि कोई भी अगर हमारे पास जिंक है, जिंक को जैसे मैं H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर डालती हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी डाइल्यूट लिया गया है, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं लिया गया है। जैसे ही मैं जिंक को H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर डालती हूँ तो ZnSO4 नामक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं अगर ये वाली रिएक्शन आपको याद नहीं होती है तो, कि मैग्नीशियम को अगर हम HCl के अंदर डाल देते हैं, यानी कि मैग्नीशियम जो कि हमने पहले भी पढ़ा है मैग्नीशियम रिबन वाले एग्जांपल में, तो मैग्नीशियम मेटल को अगर मैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर डिप कर देती हूँ तो HCl नाम का एक सोल्ट फॉर्म होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2 गैस जो है वो वहां से निकलने वाली है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर हमें इस रिएक्शन को फास्ट करना है तो हमें मेटल्स को जो है वो ग्रेनुअल्स की फॉर्म के अंदर ऐड करना होगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर हमें ऐड करना होगा। इसके वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसको अगर मैं HCl के अंदर यानी कि एसिड के अंदर डाल देती हूँ तो एक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और सिंगल प्रोडक्ट भी हमें मिल सकता है। और इसी के साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट हमारे पास सिर्फ 2 हो, सिंगल रिएक्टेंट भी जो है एक केमिकल रिएक्शन हमें केमिकल चेंज जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब एक सॉलिड स्टेट के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो कि सोल्यूबल नहीं होता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, वो किसी भी बीकर के अंदर जो है उसके बॉटम के अंदर जो है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद ये फॉर्म करता है बाय पासिंग अ गैस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, ये एक एग्जांपल है, वो हम आगे रीड आउट करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है, यानी कि छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का फॉर्म होना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो सेकेंड हम चीज देखने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है आपकी ये
जिसके अंदर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया जाता है, येलो कलर के पीपीटी फॉर्म होंगे। यहाँ पे रिएक्शन है PbNO3 ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट को जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यानी कि आयंस का एक्सचेंज होता है और यहाँ पे फॉर्म होता है PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड, जो कि एक येलो कलर के सॉलिड स्टेट के इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है और उस बिकर के बॉटम के अंदर बैठना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है कि अगर मैं बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऐड कर देती हूँ तो क्या होता है, यहाँ भी आयन एक्सचेंज होंगे, एक केमिकल चेंज अकर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेरियम सल्फेट है जो कि व्हाइट कलर के पीपीटी फॉर्म करता है वो बॉटम के अंदर सेटल होना शुरू होगा और HCl की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है थर्ड हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के लिए आपने 7th क्लास के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो आपको डायग्राम याद होगा कि हमारे पास यहाँ पर ब्लू कलर का एक बिकर था और साथ ही साथ उसके अंदर जो है वो एक ब्लेड जो है वो रखा गया था साइड में, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन के बाद आया था वो ग्रीन कलर का बिकर वहां पे शो किया गया था। तो ये रिएक्शन कौन सी थी, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास CuSO4 ब्लू कलर का जो है वो सॉल्यूशन था, यहाँ ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जिंक का कोई मेटल रखा गया था, इसको जैसे ही इसके अंदर डिप किया गया तो ये जो है वो ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन टेक प्लेस होती है, जिंक सल्फेट ZnSO4 की फॉर्मेशन होती है जिंक सल्फेट की, और साथ ही साथ में यहाँ पे कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो चेंज इन कलर की रिएक्शन है। उसके बाद आपको ये वाली रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर की। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास चूना है, चूना यानी कि उसका फॉर्मूला होता है, व्हाइट कलर का जो चूना पाउडर होता है उसका फॉर्मूला है CaO, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हम वाटर की एडिशन करवा देते हैं तो हम देखेंगे कि जो बिकर है वो बिल्कुल हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, कि वो बिकर जो है वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि अगर हम टच करें तो वो हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्विकलाइम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनाता है, साथ ही साथ में हीट रिलीज करता है। यानी कि एक ऐसा केमिकल चेंज भी हम देख चुके हैं जिसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं, हीट को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कॉमन एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ के अंदर है कि अगर हम कोई भी कार्बन से बनी हुई चीज है, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन को जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक डेंजरस गैस भी कही जाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है। CO2 के बारे में तो सबको ही पता होगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है उसके साथ साथ क्या होती है, हाई अमाउंट के अंदर हीट रिलीज होती है। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर। और इस टाइप के रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इन्हें हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिनमें ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। फिर आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है, यानी कि जिन रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए हमें बाहर से हीट प्रोवाइड करनी होगी, इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ही लिया था, वो एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ये था कि अगर मैं हाइड्रोजन लेती हूँ प्लस ऑक्सीजन लेती हूँ और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करवाती हूँ तो यहाँ पे H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। ये गैसीय स्टेट के अंदर है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट के अंदर है, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब लिक्विड स्टेट के अंदर हमें मिल जाता है। तो हमने देखा कि रिएक्टेंट दोनों के दोनों गैसेस स्टेट में थे, लेकिन हमें प्रोडक्ट मिला है टोटली लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये ऐसा केमिकल चेंज हो जाता है जिसके अंदर हमें चेंज
स्टेट में चेंज दिखाई देता है। उसके बाद आता है कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन हमने अभी तक लिखी है, वो हमने वर्बली लिखे, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, मेटल प्लस एसिड हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखी गई है। ये आप देख पा रहे हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक गिव राइज टू जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें देते हैं। लेकिन अगर मैं इसको साइंस की लैंग्वेज में, सिंबल्स की लैंग्वेज में एलिमेंट्स का नाम लिख के अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो किस तरह से वो रिप्रेजेंट की जाएगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी एक ऐसा मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम प्लस साइन, एरो साइन और भी बहुत सारी साइन जो वो यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी दो रिएक्टेंट्स के बीच में हम हमेशा प्लस साइन का यूज करेंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमें जो मिलने वाला है उसके लिए हम एरो का यूज करेंगे, और राइट हैंड साइड में हमें हमेशा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा, और एरो का जो साइन होगा वो हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रहने वाला है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये कहता है कि एक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पहले ये बताते हैं कि हमें हमारी लाइफ के अंदर भी सभी चीजें बैलेंस चाहिए है। उसी तरह से एक केमिकल इक्वेशन भी ये चाहती है कि उसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और उसका राइट हैंड साइड जो है वो बैलेंस है। बैलेंस, अब बैलेंसिंग जो है वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, कि मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस तभी होगी जब जो टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हूँ जिसके अंदर स्पेशल आपको बैलेंसिंग सिखाई जाएगी। अभी यहाँ सिर्फ कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ से शुरू करते हैं हम हीट इक्वेशन को इंडिकेट करना। देखो यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है कि कार्बन जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, प्लस में हीट वहां पे रिलीज होती है एक्सॉस्ट माउंट के अंदर। फिर आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स जिसके अंदर से हीट एग्जिट हुई हो, क्योंकि एक्सो का मतलब एग्जिट और थर्मल का मतलब होता है हीट। अब नेचुरल गैस जो है वो मीथेन को कहा जाता है। जैसे ही मीथेन को हम एग्जॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है, प्लस में वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, लार्ज अमाउंट के अंदर यहाँ पे हीट रिलीज होती है। इस वजह से जैसे ही बर्न किया जाता है नेचुरल गैस को तो उसे हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वहीं एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को यानी कि श्वसन क्रिया को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। ये देखो कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, मान लिया कि हमने चपाती, रोटी, ये चावल, आलू, ये सारी चीजें अगर खाई है, ब्रेड अगर खाया है, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म प्रेजेंट होती है, जो कि हम ग्लूकोज, सिंपलेस्ट अगर लेके चले तो ग्लूकोज वहाँ उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर। जैसे ही हम सांस लेते हैं यानी कि श्वसन क्रिया जैसी होती है तो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। जैसे उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है, प्लस वाटर की फॉर्मेशन करती है, प्लस में हमें मिलती है एनर्जी। तो हम फूड इनटेक इसीलिए करते हैं ताकि वो फूड ब्रेक डाउन होकर हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, प्लस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फॉर्म होती है जो कि हम एक्सहेल के थ्रू जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक कंबशन रिएक्शन भी है, साथ ही साथ कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। नेक्स्ट चलते हैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम यह एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं दो गैसेस उठा के चलूं, पहली गैस है नाइट्रोजन और दूसरी गैस है ऑक्सीजन। अगर ये दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ एक बिकर के अंदर बंद कर दी जाए तो ये रिएक्ट नहीं करती है। बट अगर उस बिकर को हीट कर दिया जाए तो क्या होता है, उस हीट को गेन करने के बाद जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उस बिकर के अंदर बंद किए गए हैं वो रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करती है। यानी कि जब तक कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट न दी जाए, उन्हें उकसाया न जाए, तब तक वो रिएक्ट नहीं करते हैं।
तो ये एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एंटर करवाई जाती है, यानी कि जिसमें हीट रिक्वायर होती है केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास ये यूज कहाँ की जाती है, तो ये यूज की जाती है इंजन के अंदर, जो मोटर व्हीकल के इंजन होंगे वहां पे ये गैस जो है वो यूज की जाती है। फिर आता है जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। जैसे कि हम रिएक्शन लेके चलते हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की कहानी पढ़ लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है क्या। देखो, हमने एक रिएक्शन की थी, हमारे पास रिएक्शन थी कि हमारे पास है क्विकलाइन CaO, उसको हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम कहते हैं स्लेक्ड लाइन। ये यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। उसके बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो यहाँ ये फॉर्म करती है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस है जो कि हार्ड होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे जो बोर्ड चौक्स होंगे व्हाइट कलर के उनके अंदर प्रेजेंट होगा, जो एग के बाहर व्हाइट कलर की शेल होती है वहां प्रेजेंट होगा, और जो हमारे मार्बल्स हैं वहां प्रेजेंट होगा। आप ये देखोगे इसके पीछे एक PYQ में एक क्वेश्चन भी आया था कि किसी बंदे ने व्हाइट वॉश किया है, लेकिन व्हाइट वॉश करने जिस दिन उसने व्हाइट वॉश किया उस टाइम पे उसकी वॉल के अंदर किसी भी तरह की शाइनिंग नहीं थी, लेकिन 1-2 दिन के बाद क्या हुआ कि उसकी दीवारें जो है वो शाइन करना शुरू कर जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो उसने चूने का इस्तेमाल किया है, यानी कि स्लेग लाइन का जो यूज किया है, वो धीरे धीरे क्या करती है, 1-2 दिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाती है। फिर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करती है जो कि इसके अंदर एक शाइन प्रोवाइड करती है। तो उसके पीछे का रीजन ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी। ये 2 टाइप की रिएक्शन हो चुकी है। अगर आप देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, यानी कि हमें हीट देनी पड़ी, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है दो रिएक्टेंट्स के दो प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो हमें मिलता है क्विकलाइन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही ये एक और इक्वेशन का भी एग्जांपल है जिसके अंदर क्या आता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस के अंदर में भी रीड आउट करने वाले हैं। अब आप देखोगे एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है। ये क्या करता है, सनलाइट का यूज करता है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं उसका यूज करता है, और रूट्स के थ्रू जो है वो H2O का यूज करता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन फॉर्म होती है कि CO2 प्लस H2, ये रिएक्ट करके क्या प्रिपेयर करते हैं अपने लीव्स के अंदर, वो खाना प्रिपेयर करते हैं। वो किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में, या हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है। प्लस में हमारे लिए क्या रिलीज करता है, O2 गैस हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है, प्लस में H2O जो वाटर लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए जो है वो अब्सॉर्ब हो इवेपोरेशन प्रोसेस से हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे आप देखोगे कि CO2 और H2O ने रिएक्ट कब किया, जब यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होगी, यानी कि जब हीट उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसके अंदर हमें हीट जो है वो देनी पड़ेगी, तब जाके वो जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट होती है। उसके बाद हम चलते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा कि हम डिकम्पोजिशन भी अलग अलग टाइप से हो सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस तो सन की प्रेजेंस में होगा। उसके बाद आता है कि किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी हम डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। कैटलिस्ट है क्या, ये एक दोस्त की तरह काम करता है, ये रिएक्शन को जो है वो फास्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 जो है उसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं टुकड़ों के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट करेंगे, लेकिन सिर्फ हीट से वहाँ पे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे MnO2 एज ए कैटलिस्ट यूज करना होगा, जो क्या करता है, जो रिएक्शन को जो है वो फास्ट करवाने में हमारी हेल्प करता है। तो एक रिएक्शन टेक प्लेस होगी जिसके अंदर हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस वाली रिएक्शन भी है।
नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि बैलेंसिंग की है, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अभी हम चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले ही हमने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन का, कि मैग्नीशियम जैसे ही कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कैसी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और CO2 की फॉर्मेशन करते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो इस तरह से रिलेट करके आपको सारे के सारे एग्जाम्पल जो याद करने हैं ताकि आपको ज्यादा टॉपिक ना लगे। फिर आता है हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि हम लेके चलते हैं, चलो अमोनिया और HCl वाला एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं कि अमोनिया जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक नई गैस की फॉर्मेशन करता है जो क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बाकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। फिर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे बताने वाली हूँ। एक तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट करने के बाद हमें मिलने वाला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। ये वही है हमारे पास लाइमस्टोन, या जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। इसको हीट करने के बाद दो प्रोडक्ट में हमें ब्रेक होता हुआ ये दिखाई देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि FeSO4 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो फेरस सल्फेट जो है वो एक ग्रीन कलर का एक कंपाउंड है, जैसे इसको हीट किया जाता है तो क्या करता है, ये फेरिक ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनाता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। टाइप ऑफ रस्टिंग, ये है ब्राउन कलर का एक कंपाउंड। उसके साथ साथ ये दो गैसेस वो रिलीज करता है। ये दो गैसेस क्या है, इनकी जो स्मेल होगी वो पंजेंट स्मेल होगी। पंजेंट स्मेल मीन्स सल्फर की स्मेल होगी इसके अंदर। ऐसा लगेगा मानो कि बहुत ही दिनों से कोई एग यानी कि अंडा जो है वो रखा हुआ, इस तरह की कुछ स्मेल होगी जो कि अनप्लीजेंट सी होगी। उसके बाद आपको वो सारे नाम याद करवा दिए थे मैंने फर्स्ट वीडियो जब डाली थी। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स नेम, ये इसे ग्रीन विट्रोल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि एक रिएक्शन हमारे पास ये है लेड नाइट्रेट। ये कलरलेस कंपाउंड है जिसको जैसे ही हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, लेड मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये येलो कलर का है, मैं आपको येलो कलर से दिखा देती हूँ। ये येलो कलर का होगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ ब्राउन कलर के फ्यूम्स की फॉर्मेशन होगी। कैसे, ब्राउन कलर का जो धुआं है वो आपको वहां पे दिखाई देगा। तो इस तरह से पूछ सकता है कि एक्स कलर का कंपाउंड है, उसको जैसे हीट किया गया तो हमें ऑक्सीजन मिली, लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर के वहां पे फॉर्मेशन हुई, साथ ही साथ ब्राउन कलर के फ्यूम्स वहां पे फॉर्म हुए। तो आइडेंटिफाई करें वो एलिमेंट कौन है, वो कंपाउंड कौन है। तो आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फिर हमारी रिएक्शन है H2O को अगर हमें ब्रेक करना है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि H2O के अंदर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या होता है, ये H2O ब्रेक हो जाता है दो प्रोडक्ट के अंदर। वो होंगे H2 गैस और O2 गैस। जो H2 गैस है वो कहाँ पे स्टोर होनी शुरू होगी, हमारे प्लस यानी कि हमारे एनोड के ऊपर आप देखोगे तो छोटे छोटे बबल्स जो है वहाँ पे फॉर्म होने शुरू होंगे, जो कि किसकी आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वही बताया गया है हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस बताया गया है H2O का, कि आप कंप्लीट देख सकते हैं। इसके अंदर आप ये चीज ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो वो 2:1 रहने वाला है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। एक एग्जांपल है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के NaCl यानी कि हमारा जो कॉमन सोल्ट है उसको ब्रेक करवाना है। तो हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं सोडियम प्लस में क्लोरीन गैस, यानी कि ये एग्जांपल हो गया किसका, जिसके अंदर एंडोथर्मिक भी होगा, डिकम्पोजिशन भी होगा और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैं इस एग्जांपल की बात कर रही थी AgCl, और एक आता है हमारे पास AgBr। सबसे पहले AgBr देखते हैं। जो फोटोग्राफी हमारे पास होती है, कोई ब्लैक फोटोग्राफी जैसे एक्सरे वगैरह हो गई है, पहले जमाने के अंदर फोटोग्राफी फिल्म होती थी
तो वहाँ अगर हम उसको धूप की तरफ देखते थे तभी हमें वो फोटोज दिखाई देती थी, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देती थी। ऐसा क्यों होता है? वो जो है सिल्वर ब्रोमाइड की बनी हुई होती है, पेल येलो कलर होता है उनका, आप देखोगे बिल्कुल ब्राउनिश चॉकलेट जैसा कलर होगा उसका। उसको जैसे ही लाइट के अंदर देखते हैं हम तो क्या होता है, वहाँ सिल्वर ब्रेक हो जाता है, प्लस के अंदर ब्रोमीन गैस वहां से रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तो जो जो हिस्सा जहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड प्रेजेंट होगा वो सिल्वर कलर का दिखाई देने लग जाएगा और ब्रोमीन गैस जो है वो वहां से आउट हो जाती है। फिर आता है AgBr यानी सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट कलर का होगा। उससे जैसे ही लाइट पास करवाई जाती है तो वो सिल्वर में ब्रेक हो जाता है, प्लस में क्लोरीन गैस वहां से रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो कहती है CuSO4। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दी थी एक रिएक्शन। उसके बाद आप ये भी रीड कर सकते हैं खुद से, CuSO4 प्लस Fe, ये भी आपको याद हो जाएगी। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो आपने 7th क्लास के अंदर रीड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये सारी रिएक्शन आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक बताना चाहती हूँ। यहाँ देखोगे आप, ये देख लेते हैं, ये मेटल है प्लस एसिड है, तो क्या होता है यहाँ आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था कि एक सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, प्लस के अंदर प्लस में हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होने वाली है। ये कैसी रिएक्शन है? इवोल्यूशन ऑफ गैस है। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, या फिर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो क्लोरीन है वो किसने छीन लिया? आयरन ने छीन लिया, क्योंकि क्लोरीन का अच्छा दोस्त कौन है? आयरन है। ऐसे दोस्त वगैरह की बात अलग है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, तब तक हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी। फिर आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डबल होने वाला है यहाँ पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं हम, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। क्या होगा? जो बेरियम है वो तो इस सल्फेट के साथ चला जाएगा और जो सोडियम है वो इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? बेरियम सल्फेट, ये बन गया, और साथ ही साथ NaCl यानी कि सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं वो, यानी कि दोस्ती गहरी बनाते हैं वो, एक दूसरे से अपना सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह से याद कर लेना। मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, दोज रिएक्शन इन विच two compounds react by an exchange of ion to form two new compounds are called double displacement reaction। एग्जाम्पल बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे जी। इसमें मैंने एग्जाम्पल तो 3 4 4 5 5 सब में दिए हैं, आपकी जो मन करे आप वो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये अगर समझ में आ जाता है तो ये समझ लीजिए ये चैप्टर के अंदर और कोई भी चीज जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? जब किसी भी रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। या फिर अगर हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाती है तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। वही रिडक्शन क्या है? इसका बिल्कुल रिवर्स है। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो रिएक्शन रिएक्शन होगी, और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वो भी कैसी होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है वो रिडॉक्स होती है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रिडॉक्स कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है खतरनाक, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ऐसे सब्सटेंस जो रिमूव करते हैं हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन के लिए। दानी होते हैं ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, और ऐसे सब्सटेंस जो रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। चलिए इसमें हम एग्जांपल रीड आउट कर लेते हैं क्या होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते जाना कैसे। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का कंपाउंड है, यहाँ देखिए ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है। इसको जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर अलग रह जाता है और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो कॉपर से ऑक्सीजन छीन ली, किसने छीनी है? हाइड्रोजन ने छीनी है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है?
हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन छीन ली है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर का जो यहाँ पे है रिडक्शन हुआ है क्योंकि इससे ऑक्सीजन छीन ली गई है। तो कॉपर यहाँ रिड्यूस हुआ है और H2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट आप लिख सकते हो, मैं आपके हर डाउट जो है वो क्लियर करूंगी। कोई भी झिझक मत कीजिए, आप बता सकते हैं मुझे। उसके बाद जो है एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, और H2 को बेचारे को ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है और H2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, चलो फिर और भी एग्जाम्पल है, ये भी आप रीड आउट कर लेना, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ये देखो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होगा, यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीजन मिल जाता है, रेड ब्राउन कलर का होता है वैसे कॉपर तो, यानी तांबा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, Cu, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिली है। ठीक है, नेक्स्ट अभी तो कुछ ही स्लाइड बाकी है बस। रिएक्शन कैरिड आउट यहाँ पे हो चुका है कि 1 ग्राम कॉपर ले लिया गया 10 डिश के अंदर, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, उसको हीट कर दिया गया। तो उसके बाद क्या होगा, ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा, वो कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, रिवर्सेबल रिएक्शन होती है ये। अब कॉपर ऑक्साइड से चलो ये तो हो चुका है। वट आर द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन की वजह से ना हमारी आसपास जो चीजें हो रही हैं वहाँ नुकसान भी हमारे पास होता है, जैसे कि कोरोजन ऑफ मेटल। भाई आयरन है, उसको बाहर रख दिया, बारिश आई, हवाएं चल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आयरन जो है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू होगा, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। ब्राउन कलर का उसके ऊपर लेयर जो है वो बननी शुरू हो जाती है, तो क्या करता है, आयरन के वेट को कम करते जाता है। ये रहेगी, ये वो रिएक्शन है। Fp रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ प्लस में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये फॉर्म करता है Sp2O3.XH2। यहाँ पे ये जरूर लिखना है, अदरवाइज ये रस्टिंग का फॉर्मूला नहीं होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं और एग्जांपल लेके चलते हैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्स इन रस्ट वेरीज, इट इज नॉट फिक्स्ड, इसलिए वहाँ पे एक्स लिखा जाता है क्योंकि मैथ्स में हम देखते हैं ना एक्स किसके लिए यूज होता है, वेरिएबल के लिए। और भी बहुत सारे मेटल हैं, जैसे कि हमारे पास ये है चांदी है, वो भी अगर रखोगे कुछ टाइम के लिए एयर के अंदर तो ब्लैक होने शुरू हो जाती है। इसी तरह से तांबा है, जो कॉपर है वो अगर रखोगे तो ग्रीन कलर का हो जाता है एयर के अंदर। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये जो कॉपर है वो एयर के अंदर कैसा हो जाता है, वो हो जाता है ग्रीन कलर का। देखिए अगर कॉपर को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूँ तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेटल मेरे पास दोनों सेम है, लेकिन उनकी रिएक्शन के बाद जो कलर आया है वो डिपेंड कर रहा है कि आपने उसको किस तरह से रिएक्ट करवाया है। ठीक है, फिर आता है मेथड क्या क्या है, हम पेंट अप्लाई करते हैं, ग्रीस ऑयल अप्लाई करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, गैल्वेनेशन प्रोसेस करते हैं, टीन की प्लेटिंग करवाते हैं, अलॉय यूज कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील वगैरह, या फिर उस पर कोई किसी दूसरे मेटल की जो है लेयर जो है वो लगा देते हैं, जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, अब आपने चिप्स कुरकुरे तो बहुत खाए होंगे। अब क्या होता है कि एक बार अगर आपने किसी पैकेट को ओपन कर लिया तो कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो वो जो है वो नरम हो जाते हैं और साथ ही साथ एक अजीब सी स्मेल उनके अंदर हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उस फूड के अंदर प्रेजेंट फैट और ऑयल्स के साथ रिएक्ट कर लेती है और उनको अनईटेबल बना देती है, यानी कि अब वो खाने के लायक नहीं रहते हैं और एक अनप्लीजेंट स्मेल वहां पे वो फॉर्म कर देते हैं। तो रेंसिडिटी आपको समझ में आ गया। फिर है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द aerial oxidation of fat and oil in the food by unpleasant smell and taste is called रेंसिडिटी। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। अब प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है कि एक तो हम उनको एयर टाइट बॉक्सेस के अंदर अगर सील कर ले, या फिर एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, जैसे कि अगर आप चिप्स का पैकेट लेके आओगे तो वो फुला फुला होता है, जबकि वो कम्प्लीटली सील नहीं होता, चिप्स तो उसके अंदर 3-4 ही होती है, लेकिन उसके अंदर गैस फिल होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती है। चाहे उन्हें रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं या फिर उनको लाइट से दूर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होंगी, अगर उनको हमेशा क्या है फ्रीज के अंदर, मोटे कांच वाले फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक डेंजरस जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन करती है। कभी भी धूप में नहीं रखनी चाहिए हमें जो हमारी
सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होंगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट रहता है हमारा ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमसे पूछा गया है। मोस्टली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक ही होती है, लेकिन वो दोनों हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल हमने लिया ना फोटोसिंथेसिस, वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, दोनों एक ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो वो कुछ भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी हो सकती है। ठीक है, अभी इतना आपने पेशेंस रखा और मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अच्छी अच्छी नॉलेज लेने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर वीडियो फास्ट लग रही है तो आप स्लो करके सुन सकते हैं, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्लो और अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूं ये सारा डाटा। प्लीज फीडबैक जरूर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही अगर आप जुड़े रहे तो आपको साइंस में एक्सपर्ट बनाने का वादा मेरा है। थैंक यू।